ठोस किसी भी अवस्था में, ये एक सामान्य प्रक्रम है जो गैसीय, द्रव या ठोस किसी भी अवस्था में प्रेक्षित हो सकता है, किसी भी अवस्था में प्रेक्षित हो सकता है, लेकिन गैसीय अवस्था में तब तक प्रेक्षित नहीं होगा, लेकिन गैसीय अवस्था में तब तक प्रेक्षित नहीं होता, लेकिन गैसीय अवस्था में तब तक प्रेक्षित नहीं होता जब तक गैस का दाब बहुत कम ना हो, जब तक गैस का दाब बहुत कम ना हो। अगला लिखो, अगला पॉइंट लिखो इसका आप। भिन्न भिन्न पदार्थों की प्रतिदीप्ति, भिन्न भिन्न पदार्थों की प्रतिदीप्ति, भिन्न भिन्न पदार्थों की प्रतिदीप्ति की तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न पदार्थों की प्रतिदीप्ति की तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब क्या है कि आपने 2-3 पदार्थ ले रखे हैं, अलग अलग पदार्थ, आपने उनके ऊपर एक ही प्रकार की लाइट डाली, आपने उनके ऊपर एक ही प्रकार की लाइट डाली, तो वो क्या करेंगे, उस लाइट को जब वहाँ से फैलाएंगे, वापस से उस लाइट को वहाँ से ट्रांसमिटेड करेंगे, वो एमिशन करेंगे, तो क्या होगा कि उनकी जो तरंग दैर्घ्य होगी ना, वो क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तीनों पदार्थ अलग अलग प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन करने वाले हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण लिखो इसका, उदाहरण लिखो। फ्लोरोस्पार, नाम सुना होगा आपने, फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार, जो फ्लोरोस्पार होता है, ये आपका क्या करता है, ये आपका नीली, ये आपको क्या करता है, नीली लाइट को क्या करता है, वहाँ से नीली लाइट को उत्सर्जित करता है। जो क्लोरोफिल होता है, जो आपका क्लोरोफिल होता है, वो लाल प्रकाश को क्या करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, लाल प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तीसरा देखो, जो यूरेनियम होता है, ठीक है, जो यूरेनियम होता है वो हरे, यूरेनियम क्या करता है, जो हरा प्रकाश होता है उसको क्या करता है, वहाँ से उत्सर्जित करता है। हरे प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक है, ठीक है, यूरेनियम हरे प्रकाश के साथ प्रतिदीप्ति दर्शाते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो इसका आप लास्ट पॉइंट लिखोगे किसका, फ्लोरोसेंस का। ये प्राइमरी प्रोसेस है, सेकेंडरी प्रोसेस है। जो फ्लोरोसेंस है वो प्राइमरी प्रोसेस है, सेकेंडरी प्रोसेस है। तो हमने क्या कहा था, प्राइमरी प्रोसेस क्या होती है, प्राइमरी प्रोसेस का मतलब ये है कि आपने किसी मॉलिक्यूल के ऊपर क्या डाला, फोटोन डाला, फोटोन डालते ही मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया, बस इतना ही काम है। अगर वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल रेडिएशन को एमिट करता है या फिर उसमें कोई केमिकल या फिजिकल चेंजेज आते हैं, तो वो प्रोसेस कैसी होगी, सेकेंडरी प्रोसेस। तो जो आपका फ्लोरोसेंस है वो कौन सी प्रोसेस है, सेकेंडरी प्रोसेस। लिखना प्रतिदीप्ति को एक द्वितीय प्रक्रम माना जा सकता है, प्रतिदीप्ति को एक द्वितीय प्रक्रम माना जा सकता है, प्रतिदीप्ति को एक द्वितीय प्रक्रम माना जा सकता है, जो पदार्थ के अणु या परमाणु द्वारा, जो पदार्थ के अणु या परमाणु द्वारा, जो पदार्थ के अणु या परमाणु द्वारा प्रकाश के अवशोषण के प्रक्रम द्वारा, प्रकाश के अवशोषण के प्राथमिक प्रक्रम के बाद संपन्न होता है, प्रकाश के अवशोषण के प्राथमिक प्रक्रम के बाद संपन्न होता है। ठीक है भाई, ओके। लास्ट हेडिंग डाल दो स्फुरदीप्ति, लास्ट हेडिंग डाल दो आप स्फुरदीप्ति, फ्लोरोसेंस। हाँ, ये तो लिख लेना भाई, ये रिएक्शन लिख लेना आप, मतलब क्या हो गया, पता लग गया ना। S1 से कहाँ जा रहे हैं, S0 में जा रहे हैं विद फोटोन को एक्साइटेशन। और इसके बाकी और फीचर सब ने लिख लिए कि ये फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है, वगैरह वगैरह। अब लास्ट लिख लो आप फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस स्फुरदीप्ति। ठीक है भाई, लास्ट लिख लो फॉस्फोरेसेंस,
फॉस्फोरेसेंस, क्या कहते हैं उसको? स्फुरदीप्ति, स्फुरदीप्ति। ठीक, क्या कहोगे? T1 से कहाँ जा रहे हो? S0 में जा रहे हो और क्या निकाल रहे हो? फोटोन निकाल रहे हो। T1 से कहाँ जा रहे हो? S0 में जा रहे हो और फोटोन निकाल रहे हो। अगर ये प्रोसेस होगी तो क्या कहोगे? फॉस्फोरेसेंस। T1 से कहाँ आ रहे हैं? S0 में आ रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? फोटोन निकाल रहे हैं। तो ये प्रोसेस कैसी होगी? S0। फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस दोनों ही प्रोसेस कैसी होती है? रेडिएटिव। दोनों ही प्रोसेस कैसी होती है? रेडिएटिव, विकिरणी होती है। ठीक है, तो पहले आप इसकी परिभाषा लिख लो, फिर 2-3 इसके फीचर्स हैं वो लिख लेते हैं। लिखो, यदि किसी पदार्थ द्वारा प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन, यदि किसी पदार्थ द्वारा प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन प्रकाश स्रोत को हटने के बाद भी जारी रहे, यदि किसी पदार्थ द्वारा प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन प्रकाश स्रोत के हटने के बाद भी जारी रहे, याद करो टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब, ठीक है ना। यदि किसी पदार्थ द्वारा प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन प्रकाश स्रोत हटने के बाद भी जारी रहे, प्रकाश स्रोत हटने के बाद भी जारी रहे, प्रकाश स्रोत हटने के बाद भी जारी रहे, तो इस प्रक्रम को स्फुरदीप्ति कहते हैं। तो इस प्रक्रम को स्फुरदीप्ति कहते हैं। ठीक है, तथा इसे दर्शाने वाले पदार्थों को स्फुरदीप्त पदार्थ, फ्लोरोसेंट मटेरियल, तथा इसे दर्शाने वाले पदार्थों को स्फुरदीप्त पदार्थ, फ्लोरोसेंट मटेरियल कहते हैं। लास्ट डाल लो, स्फुरदीप्ति के लक्षण। मतलब फ्लोरोसेंस खत्म हो गया इसके बाद में, फिर बाद में तो और प्रोसेस पढ़नी है अपने को, रेडिएटिव प्रोसेस, नॉन रेडिएटिव, काफ़ी प्रकार पढ़ना है। ठीक है, लिखो स्फुरदीप्ति के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोरोसेंस, सॉरी फॉस्फोरेसेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉस्फोरेसेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉस्फोरेसेंस। पहला फर्स्ट पॉइंट लिखो, स्फुरदीप्ति का जीवन काल कम होता है, ज़्यादा होता है? फ्लोरोसेंस से क्या होता है? ज़्यादा होता है, काफ़ी टाइम तक जिंदा रहता है ये, मतलब काफ़ी देर तक विकिरणों का उत्सर्जन करता रहता है। लेकिन स्फुरदीप्ति का जीवन काल प्रतिदीप्ति से काफ़ी अधिक, स्फुरदीप्ति का जीवन काल प्रतिदीप्ति से काफ़ी अधिक, 10⁻⁴ से 20 सेकंड, ध्यान रखना भाई, 10⁻⁴ से 20 सेकंड। फ्लोरोसेंस का कितना होता था? 10⁻⁶ से 10⁻⁴, बहुत कम, सेकंड से भी कम में, और ये देखो 20 सेकंड तक टाइम लग रहा है। ठीक है ना, स्फुरदीप्ति का जीवन काल बहुत अधिक, 10⁻⁴ से 20 सेकंड तक होता है। अगला लिखो, देखो हमने क्या कहा था, जो फ्लोरोसेंस होता है वो ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ कुछ भी दर्शा सकते हैं, लेकिन गैस के लिए मस्ट कंडीशन थी कि दाब बहुत कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो केवल ठोस पदार्थ इसको प्रदर्शित करेंगे। लिखना स्फुरदीप्ति मुख्य रूप से ठोस पदार्थों द्वारा दर्शाई जाती है। स्फुरदीप्ति मतलब फॉस्फोरेसेंस मुख्य रूप से ठोस पदार्थों द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, वेरी गुड। अगला लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, स्फुरदीप्त पदार्थ से प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन, स्फुरदीप्त पदार्थ से प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन पदार्थ की प्रकृति तथा कभी कभी ताप परिवर्तन पर भी निर्भर करता है। स्फुरदीप्त पदार्थ से प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन पदार्थ की प्रकृति के साथ साथ कभी कभी ताप परिवर्तन पर भी निर्भर करता है। मतलब ताप परिवर्तित करोगे, जो विकिरण है वो भी अलग से उत्सर्जित होने लग जाएगी। पदार्थ की प्रकृति के साथ साथ ताप परिवर्तन पर भी निर्भर करता है, तथा एक से अधिक स्फुरदीप्त पदार्थों को मिलाने पर कई प्रकार के रंग प्राप्त होते हैं, तथा एक से अधिक स्फुरदीप्त पदार्थों को मिलाने पर कई प्रकार के रंग प्राप्त होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, बेरियम व स्ट्रोंशियम के सल्फाइड, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, बेरियम व स्ट्रोंशियम के सल्फाइड, माणक, नाम सुना होगा ना, माणक मोती। ठीक है, माणक, पन्ना,
हीरे का, या हीरे जवाहरात है ना उनको बोलते हैं पन्ना, माणक, पन्ना। आदि खनिज, बेरिलियम, कैल्शियम, स्टोनशियम के सल्फाइड, माणक, पन्ना आदि खनिज स्फुरदीप्त पदार्थों के सामान्य उदाहरण है। आदि पदार्थ स्फुरदीप्त पदार्थों के सामान्य उदाहरण हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका फ्लोरोसेंस जो है, सॉरी फॉस्फोरेसेंस जो है वो खत्म होता है। इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन पढ़ते हैं अविकिरणीय प्रक्रम। ठीक है, जेवलॉन्स के डायग्राम में अपन ने पढ़ लिया कि एक तो प्राथमिक प्रक्रम, द्वितीयक प्रक्रम, दो रास्ते पढ़ लिए थे कि जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन है वो वापस ग्राउंड स्टेट में कैसे आता है, उसके दो प्रक्रम अपने पढ़ लिए। इसके बाद में अपने स्फुरदीप्ति और प्रतिदीप्ति, जिसको फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस कहते हैं, वो अपन ने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अविकिरणीय प्रक्रम, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। जो अपना ये IC है, ISC है, VC है, RC है, ये सारे क्या है, अविकिरणीय प्रक्रम। मतलब यहाँ पे इन प्रोसेस में फोटोन का क्या नहीं होता, फोटोन का उत्सर्जन नहीं होता। ठीक है, HNO का उत्सर्जन नहीं होता। किसका उत्सर्जन होता है, केवल लाइट, उसका, ऊष्मा का। ठीक है, तो आप कह सकते हो अपनी हेडिंग क्या होगी, अविकिरणीय प्रक्रम। ठीक है भाई, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस कौन कौन सी है। जैसे पहले देखो ISC, नाम मैंने बता रखा आपको, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्या होगी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्या क्या है इसका एग्जांपल बताओ। इसका एग्जांपल है, अगर आप S3 से S2 में आ रहे हो और प्लस हीट, ध्यान रखना ये हीट का सिंबल है डेल्टा वाला। ये किसका एग्जांपल है, आपका ISC का एग्जांपल है। सॉरी ISC का नहीं, ISC का तो ये आएगा S3 से कहाँ जा रहे हो आप, T3 में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो रही है ना, ये वाला S3 से T3 में जा रहे हो, ये क्या है, ISC। ठीक है, ऐसे ही S2 से कहाँ जा रहे हो, T2 में जा रहे हो, और आगे थर्मल कंडीशन, ये ध्यान रखना भाई, हीट निकलनी चाहिए। ठीक है ना, ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। ऐसे ही S1 से जा रहे हो आप T1 में, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ISC के। दूसरा पढ़ने वाले को IC के एग्जाम्पल पढ़ने हैं, किसके, IC के। तो IC क्या हो रही है, S3 से S2, S2 से S1 और S1 से S0 भी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। IC क्या है, S3 से S2 प्लस हीट, S2 से S1 प्लस हीट, S1 से S0 भी, लेकिन प्लस में क्या आनी चाहिए, हीट आनी चाहिए। या फिर आप कह सकते हो T3 से T2, T2 से T1, प्लस में क्या आनी चाहिए, हीट। आप ये लिखोगे। ठीक है, ये T1 से आप लिख सकते हो S0, और अगर हीट आ रहा है T1 से S0 में आ रहे हो लेकिन हीट निकल रही है, तो वो क्या होगा, ISC होगा। ठीक है, तो VC आप समझते हो, जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं, उनका अगर उनके बीच में क्या होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं, तो उनको क्या होगा आप, वाइब्रेशनल कैस्केड। और अगर रोटेशनल एनर्जी लेवल हैं, उनके बीच में अगर ट्रांजिशन होते हैं, तो उनको क्या हो गया आप, रोटेशनल कैस्केड। और रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप, ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स उनको बोलते हैं। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये बोलते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स। तो अपने को ये पढ़ना है, ISC पढ़ना है, IC पढ़ना है, बस ये एग्जाम्पल्स अपने को उनमें लिखने हैं, फिर आपका अविकिरणीय प्रक्रम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो, परिभाषा लिख लो इसकी, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस की लिखना। अविकिरणीय प्रक्रमों के अंतर्गत ISC नाम से ना, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ISC क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, अविकिरणीय प्रक्रमों के अंतर्गत ISC IC, ये क्या होता है, इंटरनल कन्वर्जन। और VC क्या है आपका, वाइब्रेशनल कैस्केड। RC क्या है आपका, रोटेशनल
ओ स्क्वायर्ड। ठीक है, ये आपके हैं, लिखो अविकरणीय प्रक्रमों के अंतर्गत ISC, IC, VC व RC। ISC, IC, VC व RC प्रक्रम संपन्न होते हैं, प्रक्रम संपन्न होते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, जब कोई अणु उच्च उत्तेजित अवस्था से, जब कोई अणु उच्च उत्तेजित अवस्था से निम्न उत्तेजित अवस्था में आता है, जब कोई अणु उच्च उत्तेजित अवस्था से निम्न उत्तेजित अवस्था में आता है, जब कोई अणु उच्च उत्तेजित अवस्था से निम्न उत्तेजित अवस्था में आता है, तो इस प्रकार के संक्रमणों में, तो इस प्रकार के संक्रमणों में किसी भी प्रकार की विकिरणों का, क्वेश्चन में लिख सकते हो एच न्यू, इस प्रकार के संक्रमणों में किसी भी प्रकार की विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होता है, किसी भी प्रकार की विकिरणों का उत्सर्जन, विकिरणों का मतलब है फोटोन, एच न्यू, किसी भी प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होता है, इसलिए इन्हें अविकिरणीय प्रक्रम कहते हैं, इसलिए इन्हें अविकिरणीय प्रक्रम कहते हैं। आगे लिखना, अविकिरणीय प्रक्रमों में, अविकिरणीय प्रक्रमों में ऊर्जा, अविकिरणीय प्रक्रमों में ऊर्जा किसके रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है ना, अविकिरणीय प्रक्रमों में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है, अविकिरणीय प्रक्रमों में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। यहाँ देखो, यहाँ किसके रूप में हो रही थी? विकिरणों, फोटोन के रूप में हो रही थी, और इन सब में किस में होती है? ऊष्मा के रूप में निकलती है। ठीक है, नंबर पहले डाल दो आप IC, पहले रिंग डाल दो IC, इंटरनल कन्वर्जन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं इंटरनल कन्वर्जन के। ठीक है, ये रही, फिर बाद में आप इनके एग्जाम्पल्स को लिख लेना। देख लो, इसकी परिभाषा लिख लो। इन संक्रमणों में, इसको हिंदी में कहते हैं आंतरिक परिवर्तन, इंटरनल कन्वर्जन को कहते हैं आंतरिक परिवर्तन। इन संक्रमणों में अणुओं की चक्रण व्यवस्था समान रहती है। देखो रे, S1 से S में, S से S में ही आ रहा है, T से T में ही आ रहा है, इनमें चक्रण व्यवस्था क्या होती है? समान रहती है। और जो ISC है, इसमें चक्रण व्यवस्था क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। देखो S से कहाँ जा रहा है? T में जा रहा है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है, इसलिए इनकी चक्रण व्यवस्था चेंज हो जाती है। किसमें? ISC प्रोसेस में। और जो IC प्रोसेस है उसमें क्या होता है? चक्रण सेम रहता है, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट, सिंगलेट से सिंगलेट। ठीक है ना, तो इन प्रक्रमों में अणुओं की चक्रण व्यवस्था क्या रहती है? समान रहती है। अतः इन्हें आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, अतः इन्हें आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, आप चाहो ये एग्जाम्पल लिख लो। ये एग्जाम्पल्स लिख लो, S3 से S2, S2 से S1, S1 से S0 भी, लेकिन पास में क्या लिखोगे? या तो हीट लिख लो या फिर एनर्जी लिख लो, या ऊर्जा लिख लो, कुछ भी लिख लो, या तो हीट का साइन लिख लो, या फिर आप एनर्जी लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स लिख लेना आप, ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिख लेना। ठीक है भाई, ओके। नंबर लिखो, इन संक्रमणों में 10 की घात -9 से 10 की घात -11 सेकेंड का समय लगता है। इन संक्रमणों में 10 की घात -9 से 10 की घात -11 सेकेंड का समय लगता है। अगला लिखो ISC, क्या लिखोगे? ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, अंतर तंत्र क्रॉसिंग, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतर तंत्र क्रॉसिंग। उसके जस्ट अपोजिट लिख दो डेफिनेशन, लिखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन सिंगलेट उत्तेजित अवस्था से ट्रिपलेट उत्तेजित अवस्था में संक्रमण करता है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन सिंगलेट उत्तेजित अवस्था से ट्रिपलेट उत्तेजित अवस्था में संक्रमण करता है, तो यह संक्रमण ISC कहलाता है, यह संक्रमण ISC कहलाता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाता है। नेक्स्ट लाइन से बताओ, इन संक्रमणों में जो इलेक्ट्रॉनों की चक्रण व्यवस्था है वो चेंज हो जाती है क्या? तो लिख लो, इन संक्रमणों में
इन संक्रमणों में इलेक्ट्रॉन की चक्रण व्यवस्था बदल जाती है। इन संक्रमणों में इलेक्ट्रॉन की चक्रण व्यवस्था या चक्रण अवस्था बदल जाती है। अगला लिखो, इन संक्रमणों के, इस प्रकार के संक्रमणों में भी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है, या फिर इस प्रकार के संक्रमण में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। इस प्रकार के संक्रमणों में भी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। एक पॉइंट और लिख लो, देखो यह प्रक्रम 10⁻² से 10⁻9 सेकंड में संपन्न होते हैं। यह प्रक्रम 10⁻² से 10⁻9 सेकंड में संपन्न होते हैं। आगे लिखो, इनकी गति आईसी की तुलना में कम होती है। इनकी गति आईसी की तुलना में क्या होती है? कम होती है। ठीक, अब ये एग्जाम्पल्स आप लिख लेना भाई वहाँ पे, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आईएससी के, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। एक ये रहा T1 से S0, ठीक है, S2 से ST2, S1 से T1 लिख लेना आप, ठीक है, S1 से T1 और T1 से S0। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? आईएससी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब लिखो VC, वाइब्रेशनल कैस्केड, VC, केवल डेफिनेशन लिख लो। वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तरों के मध्य इलेक्ट्रॉन के संक्रमण को, वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तरों के मध्य इलेक्ट्रॉन के संक्रमण को VC कहते हैं, वाइब्रेशनल कैस्केड कहते हैं। वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तरों के मध्य इलेक्ट्रॉन के संक्रमण को VC कहते हैं। तो लिखो RC, रोटेशनल कैस्केड। तो लिख लो, रोटेशनल ऊर्जा स्तरों के मध्य इलेक्ट्रॉन के संक्रमण को क्या कहते हो? RC कहते हैं। ठीक भाई, ओके। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्वांटम दक्षता। ठीक है भाई, क्या हेडिंग डालोगे? क्वांटम दक्षता या फिर क्वांटम लब्धि। क्वांटम दक्षता या क्वांटम लब्धि, इंग्लिश में कहते हैं क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड। डाल दो, हेडिंग डाल दो, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। ये छोटा सा ही चैप्टर है तो सारे पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। हेडिंग डालोगे आप, क्वांटम दक्षता या क्वांटम लब्धि। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्वांटम एफिशिएंसी और क्वांटम यील्ड। जो क्वांटम यील्ड होती है उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना भाई। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है? फॉर्मूला सुनना है इसका आप फॉर्मूला सुनना भाई। तो देखो, अपन पढ़ रहे थे क्वांटम यील्ड। अब ये क्वांटम यील्ड क्या होती है? देखो एक बार, क्वांटम यील्ड से मतलब ये है कि आपने एक फोटोन डाला, ठीक है, और उस एक फोटोन से कितने मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुए। ठीक है, तो जितने आप फोटोन डाल रहे हो उन फोटोन से कितने मॉलिक्यूल एक्टिवेट होकर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन दोनों का जो रेशियो है वही क्या कहलाता है? आपका क्वांटम यील्ड कहलाता है। ठीक है, आप दूसरी टर्म में ये कह सकते हो कि एक मोल फोटोन को डालने से कितने मोल
मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो रहे हैं, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, क्वांटम यील्ड कहलाएगा। तो अगर आप मोल की बात करते हो तो आपको आइंस्टीन का डिवाइड करना पड़ेगा, आइंस्टीन से। आइंस्टीन क्या अपने क्या कहा था, E अगर NaHNO की बात करते हो आप तो ये किसके इक्वल होता है, 1 आइंस्टीन के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आप मोल की बात करते हो तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 आइंस्टीन से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कितने आइंस्टीन यूज़ हो रहे हैं। अगर आप नॉर्मल मॉलिक्यूल की बात करते हो तो वहाँ पे आपको किसका यूज़ करना है, कितने फोटोन यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। तो क्वांटम यील्ड की परिभाषा लिख लो, लिखो, किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित ऊर्जा के प्रत्येक एक फोटोन से, किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित ऊर्जा के एक फोटोन से, ध्यान रखना, एक फोटोन से कितने मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। अवशोषित ऊर्जा के एक फोटोन से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को, एक फोटोन से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्वांटम दक्षता कहते हैं, क्वांटम दक्षता कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक। अथवा लगाओ, दूसरी परिभाषा लिखो। हम क्या कर रहे हैं कि कोई मॉलिक्यूल कितने फोटोन को अवशोषित कर रहा है और उन फोटोन को अवशोषित करने से उसके कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल, कोई पदार्थ है, वो कितने फोटोन को अवशोषित कर रहा है और उन फोटोन के अवशोषण से उसके कितने अणु सक्रियत हो रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उन दोनों का अनुपात भी क्या कहलाता है, आपका क्वांटम यील्ड कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा लिखोगे आप अथवा लगा के, पदार्थ द्वारा अवशोषित फोटोन की संख्या, पदार्थ द्वारा अवशोषित फोटोन की संख्या एवं पदार्थ द्वारा अवशोषित फोटोन की संख्या एवं अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, पदार्थ द्वारा अवशोषित फोटोन की संख्या एवं अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के अनुपात को, अणुओं की संख्या के अनुपात को क्वांटम दक्षता कहते हैं। फॉर्मूला क्या लिखोगे, किसी दिए गए समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या, किसी दिए गए समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बटे उसी समय में अवशोषित फोटोनों की संख्या, बटे उसी समय में अवशोषित फोटोनों की संख्या। उसी समय में अवशोषित फोटोनों की संख्या, ठीक है भाई। अब अगर दूसरा क्या कह सकते हो आप, दूसरा कह सकते हो किसी दिए गए समय में क्रिया करने वाले अणुओं के मोलों की संख्या अगर बात करो, ठीक है ना, क्रिया करने वाले अणुओं के मोलों की संख्या, तो यहाँ पे फोटोनों की संख्या नहीं आएगी, यहाँ पे किसकी आएगी, आइंस्टीनों की संख्या। किसकी आएगी, आइंस्टीनों की संख्या। क्यों, क्योंकि एक मोल के लिए देखो, एक अणु के एक्टिवेशन के लिए एक फोटोन की आवश्यकता होती है, ठीक। एक अणु की क्रिया करने के लिए एक फोटोन की आवश्यकता होती है, तो एक मोल के लिए Na अवोगाद्रो संख्या के बराबर फोटोन की आवश्यकता होगी, और जो अवोगाद्रो संख्या के बराबर फोटोन होते हैं NaHNO, उसी को क्या बोलते हो आप, आइंस्टीन बोलते हो। ये तो कहा था अपन ने। तो दूसरा आप लिख सकते हो phi इज इक्वल टू किसी दिए गए समय में, किसी दिए गए समय में क्रिया करने वाले अणुओं के मोलों की संख्या, क्रिया करने वाले
अणुओं के मोलों की संख्या बटे उसी समय में अवशोषित आइंस्टीनों की संख्या। उसी समय में अवशोषित आइंस्टीनों की संख्या। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक आइंस्टीन बराबर NaH न्यू। ये फॉर्मूले आप लिख लो, ये किसके फॉर्मूले हैं? क्वांटम यील्ड के। ठीक है भाई, ओके, लिख लिया, वेरी गुड। बस फॉर्मूले याद रखना है आपको, कुछ नहीं याद रखना। अब लिखो, क्वांटम दक्षता के आधार पर या फिर क्वांटम लब्धि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। क्वांटम लब्धि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। क्वांटम लब्धि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। तो क्वांटम लब्धि के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण होता है वो 3 भागों में होता है। आप लिख सकते हो उच्च क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, मतलब जिन अभिक्रियाओं के लिए फाई का मान 1 से क्या हो, ज़्यादा हो। दूसरा क्या लिखोगे? निम्न क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाएं। क्या कह सकते हो कि जिनके लिए फाई का मान क्या हो, 1 से कम हो। और एक और आता है जिसमें फाई का मान एक इंटीजर हो, 1 2 3 हो, ऐसी पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो उसका नाम है कम पूर्णांक लब्धि वाली अभिक्रियाएं। तीसरी कौन सी है आपका? तीसरी आपकी है कम पूर्णांक लब्धि वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, या रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण हो गया किसके आधार पे? फाई के आधार पे, क्वांटम लब्धि के आधार पर। ठीक है, ये होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उच्च क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाएं, दूसरा निम्न क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाएं, और तीसरा कम पूर्णांक लब्धि वाली अभिक्रियाएं। तो नंबर 1 डालोगे आप उच्च क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाएं। उच्च क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाएं परिभाषा लिख लोगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके लिए फाई का मान, जिनके लिए क्वांटम लब्धि का मान 1 से अधिक होता है। जिनके लिए क्वांटम लब्धि का मान 1 से क्या होता है? अधिक होता है। एग्जाम्पल्स लिख लो भाई डायरेक्ट। जो COCl होता है उसके स्ट्रक्चर सबको पता है ही। ये होती है, क्या बोलते हैं इसको? फोजीन। इसको क्या बोला जाता है? फोजीन। और इसके लिए फाई की वैल्यू कितनी होती है? इसके लिए फाई इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3। क्या होता है? 10 टू द पावर 3। याद रखना भाई। CO प्लस Cl2, COCl2 बनाएंगे। ठीक, ओके। ठीक है भाई, इस रिएक्शन के लिए जो फाई होगा वो आपका होगा 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 6। देखो कितना ज़्यादा है, 10,000 से 10 लाख तक। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो तो फिर इसके लिए जो फाई की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है।
ये आपके एग्जाम्पल हो गए उच्च क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाओं के। अब निम्न क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स देखो आप। परिभाषा क्या लिखोगे? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके लिए क्वांटम लब्धि का मान 1 से कम होता है, जिनके लिए क्वांटम लब्धि का मान 1 से कम होता है, क्या कहलाती है? निम्न क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाएं कहलाती है। देखो भाई, इस रिएक्शन के लिए फाइव इक्वल होता है 0.01, कितना होता है? 0.01। दूसरा एग्जांपल देखो इसका, दूसरा आपका NH3 वाला, इसके लिए फाइव की वैल्यू होती है 0.2। और एक एग्जांपल और देख लो, तीसरा एग्जांपल है इसका एसीटोन। एसीटोन ये डिकम्पोज होता है C2H6 प्लस CO में, इसके लिए फाइव की वैल्यू होती है 0.1। ध्यान रखना भाई, कितनी होती है? 0.1, 0.2, 0.01। फिर आता है कम पूर्णांक लब्धि वाली अभिक्रियाएं। तो आप ये लिख सकते हो कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके लिए क्वांटम लब्धि का मान 1, 2, 3 होता है, ठीक है, 1, 2, 3 होता है, क्या कहलाती है? वेरी गुड। एग्जाम्पल लिख लो पहला, SO2 प्लस Cl2, SO2Cl2, क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिल क्लोराइड इसको बोलते हैं। और SOCl2 क्या बोलते हैं? सल्फोनिल क्लोराइड। SOCl2 क्या बोलते हो? सल्फोनिल क्लोराइड। और SO2Cl2 क्या बोलते हो? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, ठीक है भाई, वेरी गुड, ओके। ये लो भाई, ये आपकी एग्जाम्पल्स आपको याद ही रखने हैं। कई बार MSc एंट्रेंस के एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछा गया है कि बताओ कौन सी अभिक्रिया के लिए क्वांटम लब्धि का मान 7 से ज़्यादा होगा, या कहेगा कौन सी अभिक्रिया के लिए क्वांटम लब्धि का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बोल देगा और रिएक्शन वहाँ पे आपको लिख के दे देगा। पूछना आपको, पहचानना। तो आपको ये एग्जाम्पल्स, मैंने 9 एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं, 9 के 9 एग्जाम्पल्स आपको विद क्वांटम यील्ड याद होने चाहिए भाई। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ठीक है, इसको चेंज करो। थ्राइस ऑफ जो O2 है वो कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस ऑफ O3 में। ठीक है भाई, ओके। तो यह हो गया आपका क्वांटम लब्धि के आधार पे रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। अब आप हेडिंग डाल दो, निम्न क्वांटम, हाँ डाल दो, उच्च क्वांटम लब्धि के कारण, उच्च क्वांटम लब्धि के कारण, हेडिंग डाल दो, उच्च क्वांटम लब्धि के कारण, कि जो क्वांटम लब्धि का मान 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। जो एक्सपेक्टेड रीजन है वो अपन देखते हैं, उच्च क्वांटम लब्धि के कारण। एक बार सुन लो, फिर मैं आपको बता देता हूँ, लिखा देता हूँ। होता क्या है, आपने एक फोटोन डाला और एक फोटोन से बहुत सारे जो अणु हैं वो क्या हो गए? एक्टिवेट हो गए। एक फोटोन के अवशोषण से खूब सारे अणु क्या हो गए? सक्रियत हो गए, उत्तेजित हो गए, सक्रियत हो गए। अब वही अणु जो सक्रियत अणु है वही बार बार रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके उत्पाद बनाते जा रहे हैं, बताना चाह रहे हैं और ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो वहाँ पे देखो, उत्पाद जितना ज़्यादा बनेगा एक फोटोन के अवशोषण से ही। अभी फॉर्मूला लिखा था ना अपन ने कि किसी दिए गए समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बटे उसी समय में अवशोषित फोटोनों की संख्या, यही तो कहा था। तो फोटोन की संख्या तो 1 है, लेकिन क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या 1 से बहुत ज़्यादा हो गई, तो जो अनुपात है उसका मान 1 से तो ज़्यादा ही आएगा। क्या ज़्यादा आएगा ना। तो हमने क्या कहा कि अगर एक फोटोन के अवशोषण से
बहुत सारे अणु क्या हो जाएं, सक्रिय हो जाएं और वो क्रिया करने लग जाएं, भाग क्रिया करके उत्पाद बनाने लग जाएं, तो वहाँ पे क्वांटम लब्धि क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। क्वांटम लब्धि क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। इसके रीजन क्या है, रीजन तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो देखो क्या होगा, क्वांटम लब्धि वहाँ पे ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है भाई। आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा चेन रिएक्शन, जो श्रृंखला अभिक्रियाएं होती है, जैसे मान लो H2 और Cl2 वाली रिएक्शन है, तो आपने पहले क्या किया, Cl2 के ऊपर एक फोटोन डाला तो 2 क्लोरीन रेडिकल बन गए। अब वो ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, जो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन करवाते हो ना आप, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ये क्या होती है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, मतलब ये कंट्रोल नहीं होती है। जब तक आप इसको रोकोगे नहीं ना, तब तक ये कंट्रोल नहीं होगी। जो फ्लोरिनेशन होती है, फ्लोरिनेशन जो रिएक्शन होती है वो तो बहुत एक्सप्लोसिव होती है, मतलब विस्फोट के साथ होती है। जैसे आपने एल्केन में क्या डाल दिया, फ्लोरीन डाल दिया, और ऊपर से प्रकाश का लाइट डाल दी, फोटोन डाल दिया, तो वो विस्फोट के साथ होगी रिएक्शन, इतना एक्सप्लोसिव होगी, नेचर की होगी, ठीक है। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाती है, कंटिन्यू जब तक हाइड्रोजन सारे रिप्लेस नहीं हो जाते तब तक वो चलते ही रहती है प्रोसेस। तो ऐसी रिएक्शन में एक फोटोन के अवशोषण से सारा काम हो रहा है, तो वहाँ पे क्वांटम एनर्जी का मान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। एग्जांपल क्या याद रखोगे, चेन रिएक्शन करके बताऊंगा अभी। तो आप लिख लो, पहले लिखो, प्राथमिक प्रक्रमों में पता था ना, 2 प्रकार के प्रक्रम होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक प्रक्रम में किसी मॉलिक्यूल के ऊपर ग्राउंड स्टेट में आप फोटोन डालते हो तो वो कैसा हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। फिर अगर उसमें कोई केमिकल